हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखिए विद्यालय प्रबंधन का अर्थ उसको जाना, उसके बाद विद्यालय प्रबंध की कुछ परिभाषाओं को देखा, उसके बाद में विद्यालय प्रबंध की विशेषताओं के बारे में जाना और उद्देश्यों को जाना। आज हम लोग देखिए इसकी क्या आवश्यकता है और महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन होता क्या है। तो अगर साधारण बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो विद्यालय प्रबंधन या आप कह लें विद्यालय प्रशासन, तो इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता है। देखिए, विद्यालय की व्यवस्था, अनुशासन का पालन करना, समय चक्र का निर्माण करना, अध्यापकों को निर्देश देना, शिक्षा विभाग के पत्रों का उत्तर देना और विद्यालय के रिकॉर्डों का ठीक रख रखाव, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी जो क्रियाएं होती हैं उनका संबंध विद्यालय प्रबंधन या आप ये कह लें कि विद्यालय प्रशासन से माना जाता है। लेकिन वास्तव में अगर बात की जाए तो इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर भी होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है। तो आवश्यकता की अगर बात की जाए तो देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित प्रबंध यानी प्रबंधन अति आवश्यक होता है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और दक्षतापूर्ण व प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित प्रबंधन अति आवश्यक होता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और उसका एक कहते नहीं, एक ढंग से कार्य ना किया जाए, उसका प्रबंधन ना बनाया जाए, उसकी योजना ना बनाई जाए, तो क्या वो कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें उसकी पहले तैयारियां करनी होती हैं। जब हम उस कार्य करने के लिए यानी जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी तैयारियां कर लेंगे, उसको समझ लेंगे कि हमें इस तरह से इस कार्य को करना है और इस तरह से इसको करके समाप्त कर देना है या समाप्त करना है, तो अच्छे से वो कार्य हो पाता है। तो प्रबंधन का मतलब यही हो जाता है। यानी कि देखिए, अगर विद्यालय है, ठीक है ना, तो विद्यालय में अगर अच्छे से व्यवस्था नहीं होगी, यानी वहां पे प्रधानाध्यापक नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर बच्चे नहीं होंगे तो शिक्षक और अध्यापक हैं भी, प्रधानाध्यापक हैं भी, लेकिन अगर बच्चे नहीं है तो क्या आप किसको शिक्षा देंगे, है ना। तो ये सब चीजें मतलब एक दूसरे से एक सर्किल है, सर्किल में सब चीजें चलती हैं और उसका प्रबंधन कौन करता है? तो जो प्रधानाध्यापक जी होते हैं वो प्रबंधन करते हैं, वो शिक्षकों को निर्देश देते हैं कि किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से क्या कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए और टाइम टेबल का ख्याल रखना, इन सब चीज़ों का कार्य कौन करता है? तो प्रधानाध्यापक जी करते हैं। यहाँ पे ये हो जाता है। और देखिए क्या होता है कि जब विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और दक्षतापूर्ण व प्रभावी बनाया जाता है। और जब प्रबंधन, आप कोई भी कार्य देखिए, आप योजना के अनुसार जब कार्य करेंगे तो क्या होगा? ऐसे आप उलझे रहेंगे, आप सोचेंगे कि किस टाइम कौन सा वर्क करना है, कैसे क्या करना है। आप मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पूरा दिन बुक लेके बैठे रहो और यही एक ही बुक में पढ़ते रहो, तो क्या आपकी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। लेकिन आपने उसका टाइम टेबल बना लिया कि देखिए इस टाइम से इस टाइम तक हमें ये चीज़ पढ़नी है, इस टाइम से इस टाइम तक हमें ये चीज़ पढ़नी है। इस तरह से अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना, क्योंकि अगर फुल टाइम आप पढ़ाई ही करते रहेंगे तो क्या पूरे टाइम आप पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या होता है कि हर चीज़ जब टाइम टेबल से चलती है तो कार्य अच्छे से हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जब आप देखिए एक
जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो एक टाइम से कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद दूसरी टीचर आती हैं, फिर वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, बच्चे से बोर भी नहीं होते हैं और बच्चों का मन भी लगता है कि एक टीचर बैठी रहेंगे पूरे टाइम पढ़ाती रहेंगी तो बच्चे बोर हो जाते हैं। लेकिन जब 30 मिनट का एक पीरियड लगता है और उसके बाद में या 35 मिनट का एक पीरियड लगा, फिर उसके बाद दूसरी टीचर आई, दूसरी सब्जेक्ट को पढ़ाया, उसके बाद खेल का पीरियड लगा, तो इस तरह से एक प्रक्रिया चलती है। और जब ये प्रक्रिया चलती है तो इसमें बच्चे क्या होते हैं कि फिर से अपने आप को ताज़ा कर लेते हैं पढ़ने के लिए, है ना, कि नई दूसरी टीचर आई हैं, उनसे पढ़ेंगे, उनसे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड नंबर पर आपका हो जाता है विद्यालय प्रबंधन के लिए अति आवश्यक है कि विद्यालय में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, मानवीय एवं भौतिक संसाधन। मानवीय साधन किसको कहेंगे, जैसे वहां पे जो अध्यापक है ना, और भौतिक संसाधन किसे कहेंगे, जो वहां पे चीजें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि कुर्सी हो गई, मेज हो गई, नल हो गया बच्चों के यूज के लिए, और भी टीएलएम हो गए जैसे कि चौक हो गया, डस्टर हो गया। इन सब चीजों का क्या होता है कि इन सब संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, क्योंकि जब आप इन सब चीजों का उपयोग करेंगे, जैसे कि क्या कहा जा रहा है कि विद्यालय प्रबंधन के लिए अति आवश्यक है कि विद्यालय में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। तो देखिए जो आपका ये सुविधाएं हो जाती हैं, जैसे नल हो गया आपका, ठीक है ना, तो बच्चों को पेयजल की आप अगर पानी बच्चों को क्या नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो इन सब चीज़ों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ाई पे आ जाए तो वहाँ पे टीएलएम जैसे डस्टर, चौक, और जैसे आपका श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई, श्रव्य सामग्री हो गई, दृश्य सामग्री हो गई। अब आप ये कहेंगे कि श्रव्य दृश्य, श्रव्य और दृश्य, तो इसमें देखिए जो श्रव्य दृश्य होती है वो कौन सी सामग्री होती है, उसमें जिसमें आप सुन भी सकें और देख भी सकें। जैसे आप मोबाइल पे आप क्लास ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। जैसे टीवी पर आप शिक्षा प्राप्त भी कर रहे हो और क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। लेकिन रेडियो में क्या करते हो, सिर्फ आप सुनकर शिक्षा प्राप्त करते हो, यानी वो क्या हो जाती है, वो श्रव्य हो जाती है। और दृश्य जैसे आप किताबों से, ये तो नहीं किताबें बोलती तो नहीं है, किताबें आप पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त करते हो। जैसे चार्ट हो गया तो चार्ट को आप देख के ज्ञान प्राप्त करते हो, ये आपकी क्या हो गई, दृश्य। तो इस तरह से श्रव्य दृश्य अलग हो जाती है, दृश्य अलग हो जाती है, श्रव्य अलग हो जाती है। तो ये सामग्रियों का उपयोग करके टीएलएम और इन सब चीजों का प्रयोग करके, जैसे क्लास में टीचर जाती है तो कोई भी चीज अगर बच्चों को खिलाती है तो उससे मतलब रिलेटेड कोई सामान लेके जाती है और बच्चों को उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका मन भी लगता है, उनको क्या लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम खेल रहे हैं। और क्या होता है, रियल में वो खेल नहीं रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, यानी वो ज्ञान को प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका थर्ड नंबर पर हो जाता है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो जी हाँ, देखिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है जिससे बच्चों को लाभान्वित किया जा सके। उसके बाद आपका हो जाता है विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा बड़ी ही कुशलता व सूझबूझ के साथ किया जाता है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का बंटवारा, यानी वही चीज कि जितने भी वहां पे कार्य कर रहे हैं तो हर चीज का बंटवारा कर दिया जाता है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आप इस तरह से बच्चों को हैंडल करेंगे, आप इस तरह से। तो क्या होता है, जब सभी लोग मिलते हैं, एक सर्किल होता है जो सर्किल के अकॉर्डिंग वर्क करना रहता है। क्योंकि इसमें से अगर मान लीजिए कोई भी एक चीज कम है, यानी चीज तो नहीं है कि कोई भी एक कम है, जैसे मान लीजिए बच्चे, ठीक है ना, तो बच्चे हो जाते हैं और प्रधानाध्यापक जी हो जाते हैं, प्रधानाध्यापक जी हो जाते हैं और आप शिक्षक हो जाते हैं। अब आप इसमें से कोई चीज कम कर लें
तो क्या स्कूल का प्रबंध जो है वो सही है? देखिए, शिक्षक के बिना बच्चे नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। बच्चों के बिना शिक्षक नहीं पढ़ा सकते। भाई किसको पढ़ा लेंगे? जब बच्चे ही नहीं होंगे तो किसको पढ़ा लेंगे? प्रधानाध्यापक जी जब वही नहीं होंगे तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथों में होगा? कौन निर्देश देगा कि बच्चों को इस ढंग से पढ़ाना चाहिए, इस तरह से कार्य करना चाहिए? फिर तो यही हो जाएगा, सब इधर उधर मामला हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक सर्किल है, इसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपका हो जाता है विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित किया जाता है, जिससे छात्रों का मानसिक व शारीरिक विकास हो सके। अब इसमें देखिए क्या हो जाता है कि जो विद्यालय प्रबंधन है उसमें सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित किया जाता है। क्रियाओं को संचालित करना मतलब देखिए, बच्चों को खेल खिलवाए जाते हैं, तर्क शक्ति कुछ इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिससे बच्चों का क्या हो, मानसिक विकास और बढ़े, उनके तर्क शक्ति और भी बढ़े, सोचने की क्षमता बढ़े, है ना। क्योंकि वो आपके विद्यालय में आए सामाजिकरण करने के लिए। और आज का जो बच्चा है कल का वो भावी नागरिक है। वही जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है वही कल डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, कुछ अध्यापक भी बनेंगे, है ना। तो ये क्या है, तो जो आज का बच्चा है वो कल का भावी नागरिक है। तो इस तरह से बच्चों को उनकी जो मानसिक और शारीरिक विकास भी हो सके, तो इस तरह से बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद आपका हो जाता है अच्छे प्रबंधन के द्वारा किसी भी संस्था के मानवीय संबंधों में अबाध गति से वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद हो जाता है इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंधन के अभाव में किसी कार्य के विकास की कल्पना मात्र कोरी कल्पना है। यानी कि जब ये सब चीजें नहीं होंगी, हर कोई चीज एक कहते नहीं कि एक नियमानुसार नहीं होंगी, तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको और भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक जो प्रधानाध्यापक होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही मैन होता है। जब वही निर्देश देता है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, या एक पूरी जो स्कूल के जितने भी शिक्षक होते हैं उनको सबको अपने अकॉर्डिंग मतलब चलाते हैं, उनको निर्देश दिए जाते हैं कि और ध्यान भी रखा जाता है हर चीज़ का। वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं कि कौन से बच्चे के पास क्या चीज़ें नहीं है, हमारे स्कूल में किस चीज़ की कमी है, हमारे स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या शौचालय का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का, या जो फर्नीचर है, ऐसा तो नहीं है कि आधे बच्चे फर्नीचर पर बैठते हैं, आधे बच्चे ज़मीन में ही बैठ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। अगर फर्नीचर की कमी होती है तो वो उस पे वर्क करती हैं, यानी करते हैं, जो भी प्रधानाध्यापक हो वो करवाते हैं। तो इस तरह से क्या है, प्रधानाध्यापक जी का बहुत ही बड़ा रोल होता है विद्यालय प्रबंधन में। तो यहाँ पर ये चीज स्पष्ट हो जाती है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब प्रधानाध्यापक जी और शिक्षक ये दोनों जब मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि जब निर्देश को मानेंगे, यानी निर्देशों को मानेंगे, उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तभी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और जब वो उनका निर्देश ही नहीं मानेंगे, कहेंगे वो कुछ और, करेंगे टीचर कुछ और, तो फिर स्कूल का जो प्रबंधन है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह से दोनों में जो है एक रूपता होनी चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे की बातों को समझे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि प्रधानाध्यापक शिक्षकों को ना समझे या शिक्षक प्रधानाध्यापक को ना समझे, दोनों को समझना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, है ना। तभी तो विद्यालय का प्रबंधन अच्छे ढंग से चल पाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। इसमें हो जाता है विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के सभी संबंधों से संबंधित है, जैसे प्रधानाध्यापक व शिक्षकों का संबंध, छात्र एवं प्रधानाध्यापक का संबंध, छात्र एवं शिक्षक का संबंध, विद्यालय एवं समाज का संबंध, निम्न कर्मचारी व अध्यापक वर्ग का संबंध, विद्यालय एवं राज्य अथवा विश्वविद्यालय का संबंध आदि। देखिए वही चीज यहाँ पे आ गई, जैसा कि अभी हम लोग इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं
कि जो विद्यालय जैसे प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का संबंध, इन दोनों में अच्छे संबंध होने चाहिए कि अगर प्रधानाध्यापक कोई चीज़ कहता है तो शिक्षकों को मानना चाहिए, और शिक्षक अगर कोई चीज़, उनको कभी कोई चीज़ की परेशानी है, कोई चीज़ की मतलब जैसे कि वो उस टाइम सक्षम नहीं है कार्य करने के लिए, मान लीजिए उनकी फीवर ही आ गया, अब वो नहीं करने में सक्षम है, तो क्या है, तो प्रिंसिपल को समझना चाहिए कि वैसे तो ये रोज ही वर्क करते हैं, अगर आज इनको ऐसी प्रॉब्लम है तो उनकी जगह पे किसी और टीचर को वहां पे कर दें। तो ये चीज होती है कि जब दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, जब कहते नहीं एकता बना के रखनी होती है, तो वो छोटा हो हमसे या बड़ा हो, हमको उसकी मजबूरी को समझना चाहिए, यानी बड़े की मजबूरी को छोटा समझे और छोटे की मजबूरी को बड़ा समझे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बड़े को ही सिर्फ छोटा समझे या छोटे को ही सिर्फ बड़ा समझे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी अच्छी बॉन्डिंग होगी ना। क्योंकि अभी भाई सिंपल सी बात है, आपको अभी कोई नोट्स, आप किसी से नोट्स मांग लो और वो आपको नोट्स ना दे, तो क्या अगले टाइम जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो क्या आप उसे नोट्स देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जरूरत पे वो काम नहीं आए। आज जब उनका काम पड़ा तो आप उनके काम कैसे आ सकते हैं, यही चीज तो हो जाती है। तो इसलिए अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा कोई काम नहीं पड़ रहा है इसलिए मैं इनके काम नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, नहीं, आपको करनी चाहिए हेल्प, क्योंकि जरूरी नहीं आज उनकी जरूरत पड़ी है तो कल आपकी जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर। उस टाइम नहीं पड़ी है ना, अगले टाइम तो पड़ सकती है। तो यही चीज यहाँ पे हो जाती है कि जब शिक्षक और प्रधानाचार्य जी में अच्छे संबंध होंगे, तो जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो क्या होगा, स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से चलेगा। और उसके बाद देखिए क्या हो जाता है, जो शिक्षक और बच्चे हैं उनमें भी, क्योंकि देखिए बच्चे क्या है, पहली बात तो ऐसा नियम है कि बच्चों को तो अब मारना तो बहुत दूर की बात है, उनको आग भी नहीं दिखानी है, ठीक है ना, क्योंकि जो कुछ अब है तो बच्चे सर्वा है। पहले क्या होता था, जो अध्यापक कहता था, जिस तरह से अध्यापक ने कह दिया मैथ आज पढ़ाएंगे तो मैथ ही वो पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं कि गलत नहीं होता था, बहुत सही होता था। अगर होता नहीं तो आज जो ये शिक्षक है तो कैसे बनते, लेकिन पहले ऐसा था कि अध्यापक जैसा कहते थे वैसा बच्चे करते थे। लेकिन अब है कि जो बच्चे कहेंगे, अगर बच्चे ने कह दिया कि मुझे ड्राइंग बनानी है, टीचर जी मुझे ड्राइंग बनवाइए, तो टीचर जी को ड्राइंग ही बनवानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा क्या है, सर्वा है, तो उसको ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। और भी जो स्कूल में जैसे आप कर्मचारी हैं और भी लोग होते हैं विद्यालय में, भाई बहुत से लोगों से मिलकर विद्यालय बनता है, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान से मिलकर विद्यालय बन गया। तो उसमें और भी जो कर्मचारी हैं उनसे भी आपको अच्छे से बर्ताव करना है, क्योंकि सभी लोगों से विद्यालय बना है ना, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, अब क्षेत्र को देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाता है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। ये नहीं है कि किसी को मारपीट के अनुशासन बना दे, क्योंकि अनुशासन कभी भी मारपीट से और डर से नहीं बनता है। अनुशासन जब भी बनता है तो अच्छाइयों से बनता है, ठीक है ना। आप बच्चों को मारे तो क्या बच्चा आपसे डरेगा? नहीं, वो कैसा हो जाएगा, वो कहेगा बहुत ज्यादा क्या है टीचर जी, हमको मार ही तो लेंगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, बच्चों को प्यार से उनको समझाना चाहिए कि देखो पढ़ाई के टाइम आप पढ़ाई करें, खेल के टाइम आप खेलें। तो इस तरीके से बच्चे क्या चीज़ों को समझते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि हाँ जो हमारी टीचर जी कह रही हैं या कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और इसी तरीके से उस यहाँ जैसे मान लीजिए विद्यालय में प्रिंसिपल जी और अध्यापक जी हो जाते हैं, तो वो भी जैसे अनुशासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद विद्यालय का बजट बनाना, ये क्या हो जाता है, विद्यालय प्रबंधन के जो क्षेत्र हो जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। विभिन्न सेवाओं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि। अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे
विद्यालय में कोई चीज़ की कमी है या भवन में मतलब टूट फूट हो गए, मरम्मत करनी है, तो ये सब किसका कार्य है? तो ये प्रधानाचार्य जी का कार्य होता है। उनको देखभाल करनी होती है, उन पर वर्क करना रहता है। प्रयोगशाला और पुस्तकालय में देखना होता है बुक्स हैं नहीं है, कितनी है, कैसी हैं, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है और स्वच्छता का भी ख्याल रखना होता है। कहीं पे अगर ऐसा मिलता है तो क्या होता है, उनको ध्यान देना होता है, उनको जिससे भी वर्क करवाना होता है उससे करवा के उनको अपने स्कूल में अनुशासन बनाए रखना होता है। ठीक है ना। छात्रों का वर्गीकरण एवं सामूहिकरण हो गया। पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन हो जाता है। ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ पे आपका हो जाता है कि जैसे क्या होता है कि जो विद्यालय का प्रबंधन है ना, तो वो समस्त कार्यभार किसका होता है? तो प्रधानाध्यापक के अधीन ही रहता है। और प्रधानाध्यापक को घड़ी की सुइयों के केंद्र के समान विद्यालय के केंद्र के रूप में माना जाता है। किसके समान माना जाता है? तो घड़ी की सुइयों के केंद्र के समान। यदि घड़ी का केंद्र गड़बड़ हो जाए यानी उसमें कोई दोष आ जाए तो क्या घड़ी समय जो है, जो समय या टाइम आपको बताती है, तो क्या वो ठीक प्रकार से बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। और समय यानी जो समय, जो सारा चक्र है समय का, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या होता है, विद्यालय का जो पूरा दायित्व होता है वो प्रधानाध्यापक के उनके जो व्यक्तित्व गुणों पर ही निर्भर करता है। और एक अच्छे अध्यापक को यानी जो अच्छे प्रधानाध्यापक को स्कूल में प्रबंधन के क्षेत्र को वर्गीकृत करना पड़ता है। और हर एक कार्य होता है उसको क्या करना होता है, तो सूचीबद्ध करना होता है, उनको करना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद भी बच्चों की छुट्टी हो जाती है, टीचर्स की छुट्टी हो जाती है, लेकिन प्रधानाध्यापक जी अपना कार्य एक्स्ट्रा टाइम में भी करते हैं क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। और देखिए सभी कार्यों को क्या करते हैं, वो प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करने की आवश्यकता को व्यक्ति और समय के अनुसार क्रमबद्ध करना होता है। वही चीज़ की जैसे हर एक के जिम्मे काम करना होता है, वो भी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको हर एक को काम बांटना होता है, उनको हर एक चीज़ का निर्देश देना होता है। कोई बाहर से आ रहा उनको अटेंड करना होता है, बहुत से कार्य उन पे होते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या माना गया है, घड़ी की सुइयों के केंद्र के समान माना गया है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे उनका हो जाता है काम, विद्यालय का संगठन करना हो जाता है, विद्यालय की योजना बनाना हो जाता है, संप्रेषण करना हो जाता है यानी कम्युनिकेशन करना यानी संप्रेषण करना, और प्रभावित करना, समन्वय करना और विद्यालय के कार्यों का मूल्यांकन करना। ये सभी कार्य किसके हो जाते हैं, तो प्रधानाध्यापक जी के हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को पढ़ा, डिटेल में जाना, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को जाना। और देखिए उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ। उसके बाद जब आपका लेसन कंप्लीट होगा तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2015, 16, 17, 18 जो भी आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी लेके चलूंगी, साथ में जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी साथ में लेके चलूंगी, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो पाए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, आज मैं 2 ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है ना। तो आपका हो जाता है शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। तो इसमें हो जाता है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है नियोजन करना, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है, क्या आता है, तो पुस्तकालय आता है या बच्चे आते हैं या विद्यालय अनुदान आता है या समय सारणी। अब यहाँ पे देखिए वित्त की बात हो रही है, वित्त प्रबंधन यानी विद्यालय अनुदान की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।